स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फासीवाद के उदय के कारण। ओके, तो कौन कौन से कारण थे जिसकी वजह से इटली में फासीवाद की उत्पत्ति हुई। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं या फिर यूपी पीसीएस यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको जानना चाहिए। ओके, फासीवाद के उदय के कारण। ओके, इटली में मुसोलिनी के नेतृत्व में फासीवाद का उदय हुआ। इसके उदय में प्रथम विश्व युद्ध जनित समस्याएं एवं पेरिस शांति सम्मेलन के निर्णय, देश की दयनीय आर्थिक दशा, साम्यवाद का प्रचार आदि कारकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इनमें प्रमुख है। तो इटली में फासीवाद का उदय विभिन्न कारणों से हुआ, जैसे युद्ध जनित समस्याएं, पेरिस शांति सम्मेलन के निर्णय, देश की दयनीय आर्थिक दशा, साम्यवाद का प्रचार। बहुत सारे कारण थे और उनमें से कुछ कारणों की चर्चा हम लोग करेंगे यहाँ पर। तो जो पहला और इम्पोर्टेंट कारण है वो है पेरिस शांति सम्मेलन में इटली के साथ विश्वासघात। तो इसको मैं पहले पढ़ता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। ओके, क्योंकि बहुत ही इजी ये जो 1 मिनट आप सही है, चलिए ठीक है। ओके, तो प्रथम विश्व युद्ध में इटली ने मित्र राष्ट्रों का पक्ष लिया था। प्रथम विश्व युद्ध में इटली ने मित्र राष्ट्रों का पक्ष लिया था, यानी युद्ध में किसकी तरफ से लड़ा था? मित्र राष्ट्रों की ओर से। इटली ने मित्र राष्ट्र यानी फ्रांस, ब्रिटेन से 1915 में लंदन में गुप्त संधि की थी, जिसके अंतर्गत इटली को यूरोप का बहुत बड़ा भूभाग, फ्यूम का अतिरिक्त डालमेशिया का तटीय क्षेत्र, अल्बानिया तथा अफ्रीका के जर्मन उपनिवेश दिए जाने थे। किंतु पेरिस शांति सम्मेलन में मित्र राष्ट्र यानी ब्रिटेन और फ्रांस ने इटली के साथ विश्वासघात किया और अपने वादे से मुकर गए। विल्सन ने गुप्त संधि को मानने से इनकार कर दिया। इटली को केवल टेंटिनो, डालमेशिया के तट का कुछ भाग एवं टिरोल दिया गया। अफ्रीका में जर्मनी के उपनिवेश फ्रांस और ब्रिटेन ने बांट लिए। इस तरह इटली की भावनाओं पर कुठाराघात किया गया। वह जीत कर भी हार गया। इटली की जनता वहाँ की सरकार से नफरत करने लगी। इस नफरत ने फासीवाद का रास्ता सुगम बना दिया। अब इसको मैं समझा देता हूँ। सुगम बना दिया। ओके, तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है, जो इसका पहला कारण है वो कारण यही है कि पेरिस शांति सम्मेलन में इटली के साथ विश्वासघात किया गया था। कैसे? चूँकि आप सभी को मैंने बताया कि इटली जो लड़ा था वो मित्र राष्ट्रों की ओर से युद्ध में लड़ा था, कूदा था। तो मित्र राष्ट्र थे फ्रांस और ब्रिटेन, अमेरिका भी था, रूस भी था, लेकिन मुख्य जो थे पहले वो फ्रांस और ब्रिटेन ही थे। तो फ्रांस ब्रिटेन से इटली ने 1915 में एक गुप्त संधि की, एक समझौता किया कि अगर युद्ध में जीत जाएंगे तो ये क्षेत्र आप हमको देंगे। इटली ने फ्रांस ब्रिटेन से समझौता कर लिया कि हमको फ्यूम का बंदरगाह दोगे, आप अल्बानिया दोगे, अफ्रीका के जो जर्मन उपनिवेश हैं वो भी हमको मिलेगा। लेकिन जब युद्ध हो गया और मित्र राष्ट्र जीत भी गए तो इटली जब पेरिस शांति सम्मेलन में अपना हक मांगने गया, वादे जो किए गए थे वो राज्य मांगने गया, प्रांत मांगने गया, तो मित्र राष्ट्रों ने कहा कौन सी गुप्त संधि, कब किए थे गुप्त संधि, मतलब छोटा सा क्षेत्र उसको दे दिया। ओके, टेंटिनो, डालमेशिया के तट का कुछ भाग, टिरोल, छोटे छोटे क्षेत्र दे दिए, बाकी कुछ नहीं दिए। और जो अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन थे उन्होंने भी गुप्त संधियों को मानने से इनकार कर दिया। कहा आपने गुप्त संधियाँ की है, ये तो बेईमानी है। भाई गुप्त संधि क्यों कर रहे हो? सबके सामने जो संधि करनी है करो। तो उसके साथ विश्वासघात किया गया। मित्र राष्ट्रों ने उसको वो प्रांत, वो क्षेत्र नहीं दिए जो वादे में देने के लिए कहे गए थे। तो इटली का जो नेता मुसोलिनी था इसको बहुत ज़्यादा गुस्सा लगा और इटली की जनता जो थी उसको भी गुस्सा लगी। इटली की जो जनता थी अब वो प्रजातांत्रिक सरकार से नफरत करने लगी, क्योंकि युद्ध के समय वहाँ पर प्रजातंत्र स्थापित था। उसी के नेतृत्व में युद्ध इटली ने लड़ा था। तो इटली एक प्रकार से क्या हुआ कि जीत कर भी हार गया, मतलब युद्ध तो जीत गया लेकिन उसे वादे के मुताबिक वो क्षेत्र नहीं मिले। तो इटली की जनता काफ़ी परेशान हो गई। अभी आपके भारत देश के साथ ऐसा हो कि भारत किसी युद्ध में शामिल हो और प्रधानमंत्री को चीज़ ना मिले या हमारे देश को चीज़ ना मिले जो वादा किया गया, तो काफ़ी मतलब जनता जो है काफ़ी हतोत्साहित हो जाएगी, गुस्सा हो जाएगी। तो ऐसे जो इटली की जनता थी वो भी अपने सरकार के
रवैये से, उसके काम से नफरत करने लगी। और इससे क्या हुआ कि जो फांसीवाद का रास्ता था ये सुगम हो गया, क्योंकि इसने वादा किया था, मुसोलिनी ने वादा किया था कि अगर हम जीत गए, इलेक्शन जीत गए या पार्टी अगर हमारी स्थापित हो गई, तो हम वो सारे क्षेत्र वापस लाएंगे जो हमको वादे के मुताबिक नहीं दिए गए थे। तो इसलिए जनता फांसीवाद का समर्थन करने लगी और फांसीवाद का जो रास्ता था वो सुगम हो गया, उसका द्वार खुल गया। फिर दूसरा इसका जो कारण है वो है युद्धोत्तर की आर्थिक दशा, यानी युद्ध के बाद जो इटली की आर्थिक दशा थी वो भी फांसीवाद के उदय का एक कारण बनी। कैसे, इसको भी देख लेते हैं हम लोग। युद्धोत्तर की आर्थिक दशा। प्रथम विश्व युद्ध में भागीदारी करने से इटली को जन और धन की भारी हानि हुई। इटली के लगभग 6.5 लाख लोग, यानी 6,50,000 लोग मारे गए, 10 लाख से अधिक घायल हो गए, उसकी 15 अरब डॉलर के बराबर की संपत्ति नष्ट हुई और राष्ट्रीय ऋण बढ़ गया। उद्योग और व्यापार अव्यवस्थित हो गया, वस्तुओं के मूल्य बेतहाशा बढ़ गए, इटली की मुद्रा का मूल्य 70% कम हो गया। सैनिक, मजदूर, सभी वर्गों में असंतोष व्याप्त था। इस अवसर पर देश को एक मसीहा की तलाश थी और वह मुसोलिनी के रूप में उसको मिल गया, जिसने जनता से रूस के यहाँ पर रोम होगा, रूस नहीं होगा, रोम। ओके, रोम के, इटली की राजधानी क्या है, रोम। रोम के खोए हुए प्रदेश को, गौरव को वापस लाने का और इटली को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा दिलाने का वादा किया था। तो इसको भी समझ लीजिए, यहाँ पर आप रोम कर लीजिएगा, रोम। ओके, रोम, ये नहीं तो सब मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो समझ लीजिए, जैसे एक कारण ये भी था भाई कि युद्ध के बाद इटली की आर्थिक स्थिति काफ़ी गड़बड़ हो गई। एक तो युद्ध में लड़ा, उसको क्षेत्र भी नहीं मिले जो वादे के मुताबिक देने थे, और इसके बावजूद 6.5 लाख लोग उसके मारे गए, सैनिक मारे गए, 10 लाख लोग से अधिक घायल हो गए, उनके इलाज, स्वास्थ्य की सुविधा कराना, ये सब मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई इटली को। उसमें 15 अरब डॉलर के बराबर उसका जो हथियार था और संपत्ति थी वो सब नष्ट हुआ, राष्ट्रीय ऋण लेना पड़ा, एक कर्ज लद गया सिर पर, उद्योग व्यापार धंधे सब तबाह हो गए, अव्यवस्थित हो गए, वस्तुओं का मूल्य जो था काफ़ी बढ़ गया, मुद्रा जो थी वो काफ़ी गिर गई, उसकी वैल्यू गिर गई, मजदूर, सैनिक वर्ग सब असंतुष्ट हो गए सरकार से कि ये सरकार ने क्या कर दिया। भाई सरकार को ही सभी लोग दोष देते हैं, अगर देश में कोई तबाही होगी तो उसका दोष सबसे पहले सरकार पर ही जाता है। तो अब लोगों को एक ऐसे मसीहा की ज़रूरत थी जो इटली को इन परिस्थितियों से निकाले, बाहर उबारे, और वो मसीहा कौन था? मुसोलिनी। सबके सामने वही खड़ा था कि मैं इटली की पुरानी प्रतिष्ठा को, प्राचीन प्रतिष्ठा को फिर से स्थापित करूंगा और इटली को वो सम्मान दिलाऊंगा जो पहले उसको मिला था। जो खोए प्रदेश है रोम के, इटली के जो खोए हुए प्रदेश हैं, प्रांत हैं, उनको भी मैं वापस लाऊंगा, ऐसा वादा किया मुसोलिनी ने, और लोगों ने मुसोलिनी को समर्थन करना शुरू कर दिया। तो ये भी एक कारण था कि इटली में फांसीवाद का उदय हुआ। फिर यहाँ पर आपका जो है तीसरा कारण है साम्यवाद का प्रचार। ओके, तो साम्यवाद का काफ़ी प्रचार हो रहा था इटली में। मैंने बताया था मुसोलिनी जो था वो काफ़ी विरोधी था, इसका बहुत कट्टर विरोधी था साम्यवाद का। तो इसको पढ़ लेते हैं, फिर मैं इसको भी समझाता हूँ आपको। देश की दयनीय दशा का लाभ उठाकर साम्यवादियों ने अपने सिद्धांतों का खूब प्रचार किया तथा इसके साथ साथ उन्होंने जनता के असंतोष का भी लाभ उठाया और सरकार के विरुद्ध सीधी कार्रवाई करके देश के अंदर अराजकता का वातावरण उत्पन्न कर दिया। इटली के साम्यवादी रूसी बोल्शेविकों की भांति किसानों और मजदूरों के सहयोग से क्रांति कर वहाँ सर्वहारा शासन की स्थापना करने की बात कर रहे थे। इससे आतंकित होकर परंपरागत इटालवी अर्थव्यवस्था के प्रभु वर्गों अर्थात पूंजीपतियों व जमींदारों ने मुसोलिनी का समर्थन करना शुरू कर दिया, क्योंकि वह स्वयं को बोल्शेविकों का कट्टर विरोधी कहता था। तो अब यहाँ पर समझ लीजिए साम्यवादी का प्रचार कैसे हुआ है इटली में। देखिए, साम्यवादी सरकार की स्थापना रूस में हो चुकी थी। मैंने आपको बताया था कि रूस में बोल्शेविक क्रांति हुई थी 1917 में, और उसके बाद वहाँ पर साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई। अब जो रूस की साम्यवादी सरकार थी वो अपना प्रभाव पूरे विश्व में बढ़ाना चाहती थी, फैलाना चाहती थी, तो उसने इटली में भी हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। इटली में साम्यवादी सिद्धांतों का प्रचार करने लगी और इटली के जो मजदूर थे, किसान थे, उनको भड़काने लगी, उनसे हड़तालें करवाने लगी ताकि सरकार कमज़ोर हो जाए इटली की और वहाँ पर साम्यवादी सरकार की हम स्थापना कर दें। तो जो पूंजीपति वर्ग थे, धनी लोग थे, ये विरोध में थे साम्यवादियों की, ये साम्यवादियों का विरोध करने लगे। और फिर इन्होंने
फांसीवाद का समर्थन करना शुरू कर दिया, यानी मुसोलिनी के पास चले गए कि साम्यवादियों को रोकना पड़ेगा, नहीं तो ये इटली में भी साम्यवादी सरकार की स्थापना कर देंगे। तो जो जमींदार पूंजीपति थे ये मुसोलिनी का समर्थन करना शुरू कर दिए और स्वयं को बोल्शेविक का कट्टर विरोधी कहता था मुसोलिनी। तो यानी मुसोलिनी भी कट्टर विरोधी था और जो पूंजीपति और धनी वर्ग थे ये भी विरोधी हो गए। तो अब क्या हो गया, ये दोनों मिल करके फांसीवाद को समर्थन करने लगे और धीरे धीरे फांसीवाद का प्रभाव बढ़ने लगा। तो ये भी एक कारण था कि फांसीवाद का उदय इटली में हुआ। ओके, पूंजीपति और जो धनी वर्ग थे इन्होंने समर्थन दिया। अब भाई जहाँ पूंजीपति और धनी वर्ग हो जाएंगे, मतलब जिस तरफ देश उसी तरफ मुड़ जाएगा। देश की शासन सत्ता, बहुत सारे लोग कहते भी हैं कि जो देश की शासन सत्ता होती है वो अप्रत्यक्ष रूप से पूंजीपतियों धनी वर्गों के हाथ में ही होती है। तो ये भी एक कारण था। फिर एक यहाँ पर है दार्शनिक था उस समय इटली में, हीगल। तो इसके विचारों का भी प्रभाव पड़ा और लोग मतलब फांसीवाद में इंटरेस्ट लेने लगे। तो इसके क्या विचार थे, हीगल ने अपने चिंतन में राज्य को सर्वाधिक महत्व दिया था। वह राज्य को ईश्वरीय रूप मानता था जो कभी गलत नहीं कर सकता था। ओके, उसके अनुसार व्यक्ति का महत्व गौण है और व्यक्ति राज्य के आदेशों का पालन करके ही अपनी उन्नति कर सकता था। हीगल ने यह भी कहा कि नागरिक तथा राज्य के अधिकारों के मध्य कभी संघर्ष नहीं हो सकता, क्योंकि व्यक्ति को वही अधिकार मिलते हैं जो राज्य प्रदान करता है। इस तरह हीगल के चिंतन में राजा ही सर्वोपरि है। इस तरह हीगल के विचारों में फांसीवाद के बीज, यहाँ पर बीज होगा, ओके, बीज ढूंढे जा सकते हैं। अब ये जो हीगल था, दार्शनिक था, इटली का विद्वान था, इसने अपने चिंतन में क्या कहा कि जो कुछ भी है वो राज्य ही है, मतलब सर्वशक्तिमान राज्य ही है। राज्य जो कहे जनता को वही करना चाहिए। वह राज्य को ईश्वरीय रूप मानता था कि ये तो राजा, जो राज्य है यानी कि राजा है, राज्य या राजा आप कुछ भी कह लीजिए, क्योंकि राज्य का मालिक राजा ही होता है। तो उसने कहा राज्य जो है ये ईश्वरीय रूप है, ये कभी गलती नहीं करता। अगर ये किसी आदमी को कहता है कि तू अपने आप को नष्ट कर ले, तो उस आदमी को नष्ट कर लेना चाहिए। उसके अनुसार व्यक्ति का महत्व गौण है, मतलब व्यक्ति का कोई महत्व ही नहीं है। व्यक्ति राज्य के आदेशों का पालन करके ही उन्नति कर सकता है। ओके, और कहा कौन अस्तित्व में रहेगा कौन नहीं रहेगा ये कौन तय करेगा, राज्य तय करेगा। यहाँ पर लिखा है, देखिए, हीगल ने यह भी कहा कि नागरिक तथा राज्य के अधिकारों के मध्य कभी संघर्ष की स्थिति नहीं हो सकती, क्योंकि व्यक्ति को वही अधिकार मिलते हैं जो राज्य प्रदान करता है। इस तरह हीगल के चिंतन में राज्य ही सर्वोपरि है। ओके, तो अब चूंकि जो फांसीवाद था इसी सिद्धांत पर आधारित था कि राज्य ही सब कुछ है, तो इसलिए हीगल के विचारों ने भी फांसीवाद के उदय में प्रमुख योगदान दिया। फिर यहाँ पर है जो आपका पांचवा कारण है, ये है समाज के सभी वर्गों का समर्थन। जो फांसीवाद था इसको सभी वर्गों का समर्थन भी मिल गया। कैसे, इटली में सभी वर्ग तत्कालीन परिस्थितियों से असंतुष्ट थे और अपनी समस्याओं का निराकरण मुसोलिनी के फासिस्ट दल में देख रहे थे। पूंजीपति तथा मिल मालिक हड़ताल और श्रमिकों की बढ़ती शक्ति से भयभीत थे। मध्यम वर्ग तत्कालीन शासन से असुरक्षाग्रस्त थे। सैन्यवादी पराजय और राजनीतिक की अयोग्यता से पीड़ित हैं। राष्ट्रवादी राष्ट्रीय अपमान और आघात से परेशान थे। मुसोलिनी ने इन सभी समस्याओं का हल का वचन दिया, अतः सभी वर्गों ने उसका समर्थन किया। अब जो इटली के सारे वर्ग थे वो असंतुष्ट थे। कैसे, सभी लोग सरकार से कहीं ना कहीं नफरत ही करने लगे थे, प्रजातांत्रिक सरकार से। जैसे जो पूंजीपति और मिल मालिक थे ये तो उनसे परेशान थे, किनसे, हड़ताल और श्रमिकों की बढ़ती शक्ति से, क्योंकि साम्यवादी श्रमिकों का समर्थन कर रहे थे और उनको भड़का रहे थे। तो पूंजीपति और मिल मालिक धनी वर्ग इससे मतलब परेशान थे। और जो मध्यम वर्ग था वो असुरक्षा से ग्रस्त था, वो असुरक्षित महसूस कर रहा था अपने आप को कि मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं। जो सैन्यवादी थे यानी जो सेना के वर्ग थे और जो सैनिक थे यानी सैन्यवादी लोग थे, वो इटली की पराजय को लेकर बहुत ज़्यादा मतलब असंतुष्ट थे कि इटली जीत कर भी हार गया, मतलब उसको प्रांत नहीं मिले जो वादे किए गए थे। तो एक प्रकार से इटली की पराजय हुई वहाँ पर, तो उससे परेशान थे। राजनीतिज्ञ की अयोग्यता से पीड़ित थे कि कैसे राजनेता हैं, मतलब इटली को वो प्रदेश दिला ही नहीं पाए जो उसको मिलने चाहिए थे। तो सैन्यवादी लोग इससे परेशान थे। और जो राष्ट्रवादी थे, जो देशभक्त थे, वो राष्ट्रीय अपमान और आघात से परेशान थे। ओके, कि ये सरकार ने क्या कर दिया।
मतलब कुल मिलाकर सारे वर्ग जो थे वो सरकार से असंतुष्ट थे। मुसोलिनी ने कहा भाषण में कि अगर हम प्रधानमंत्री बन जाएं इटली के तो इन सारी समस्याओं का समाधान कर देंगे। उसने वादा किया, वचन दिया। तो क्या हुआ, सभी वर्ग उसके समर्थन में आ गए। इसके अतिरिक्त एक और छठा कारण है इसका, फांसीवाद और मुसोलिनी का व्यक्तित्व। तो जो 5 कारण बताए वो तो कारण थे ही फांसीवाद के उदय में, लेकिन भाई अगर व्यक्ति ही ना सही हो, योग्य ना हो, तो कैसे कोई चीज़ सही से रह पाएगा। तो एक कारण ये भी था, फांसीवाद और मुसोलिनी का व्यक्तित्व। मुसोलिनी एक जोशीला वक्ता था, कुशल संगठनकर्ता था। उसके नेतृत्व में फासिस्ट दल निरंतर शक्तिशाली होता चला गया। उसने अनुशासित सेना के रूप में ब्लैक शर्ट वाले अपने अनुयायियों की विशाल सेना संगठित की। इस सेना ने उसे और उसके फांसीवाद को सत्ता में स्थापित कर दिया। 30 अक्टूबर 1922 को मुसोलिनी ने रोम में प्रधानमंत्री का पद प्राप्त किया और अपने सरकार का गठन किया। इस प्रकार मुसोलिनी इटली का भाग विधाता बन गया। प्रजातंत्र को दफनाकर उसने उसकी कब्र पर एक तानाशाही ढांचा खड़ा किया। ओके, तो ये जो मुसोलिनी था बहुत ही कुशल था, योग्य था। यहाँ पर कर्ता होगा। ओके, ये कर्ता लिखा है, ये कर्ता होगा, ये वाला संगठन कर्ता। तो बहुत ज़्यादा योग्य था, कुशल था, जोशीला था, भाषण वगैरह बहुत अच्छे से देता था, लोगों को समझा सकता था। और उसकी जो सेना थी वो काफ़ी अनुशासित थी, उसी के इशारे पर काम करती थी। ब्लैक शर्ट वाले उसके अनुयायी होते थे। जो सेना होती थी उसकी ब्लैक शर्ट पहनी हुई थी। तो इतने योग्य होने के कारण ही जो फांसीवाद था वो सही से इटली में स्थापित हो पाया। इसने रोम की सरकार जो थी उसको अल्टीमेटम दिया कि अगर 30 अक्टूबर 1922 से पहले अगर आपने रोम की गद्दी नहीं छोड़ी तो हम लोग मतलब हमला कर देंगे। तो छोड़ना पड़ा। 30 अक्टूबर 1922 को मुसोलिनी ने रोम में प्रधानमंत्री का पद प्राप्त किया और अपने सरकार का गठन कर लिया। इस प्रकार रोम का यानी इटली का जो भाग विधाता था वो मुसोलिनी बन गया और उसने वहाँ पर प्रजातंत्र को दफना दिया, उसको ढकेला पीछे और वहाँ पर एक तानाशाही ढांचा खड़ा कर दिया, यानी कि निरंकुश अधिनायक तंत्र की स्थापना कर दी। तो ये फांसीवाद के उदय होने के 6 कारण मैंने आपको बताया। और भी कारण है लेकिन ये खास जो विशेष कारण है वो मैंने आपको बता दिए। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आ रहा होगा। अभी तक 3 वीडियो आ चुके हैं और 1-2 वीडियो आएंगे इसके यानी फांसीवाद के बारे में। तो अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें।